Hello, dear student. So let's start with another class. Uh, I was busy in past days for my personal reason, so that's why I don't record any lecture. So from today onwards, I record my lecture again and welcoming you all. So in this class, we discussed about the next part of chapter 9, which is part 5, community pharmacy and मैनेजमेंट. इन द पास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारे प्रोक्यूरमेंट है, लाइक जो हमारे ऑर्डरिंग है या हमारे वेंडर्स हैं, उनका सिलेक्शन किस टाइप से होता है. तो उसका लास्ट पेज ये है, रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ परचेज ऑर्डर. हमें जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट रिक्वायर कर रहे हैं, लाइक हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो वी हैव टू रिव्यू. जब हमने उसे खरीद लिया, वी हैव टू रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ परचेज ऑर्डर. हमें पहले रिव्यू करना पड़ेगा, फिर उस परचेज ऑर्डर को अप्रूव करना पड़ेगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. हमने सामने वाला, लाइक जो भी हमारे मीडिएटर वेंडर्स हैं या उसके अपार्ट जो भी हमारे डिजायरेबल कनेक्शंस है, जो हमें प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, उनको हम प्रपोजल का रिक्वेस्ट करेंगे. ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड टू द वेंडर्स. ठीक है, फिर क्या लिखा हो, QA, क्वालिटी एश्योरेंस, फुलफिल द ऑर्डर ऑफ गुड एश्योरेंस, गुड सर्विस, एंड देन द क्वालिटी प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल सप्लायर्स. So from like this part, we have to select or choose our vendors as well as potential suppliers. So moving for the next slide, which is procurement, inventory control method and inventory management. So we start from the procurement. Procurement होता क्या है, like कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको खरीदना. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हमारा लास्ट स्लाइड क्या था कि वेंडर्स को कैसे सेलेक्ट करना है, पोटेंशियल सप्लायर्स का सिलेक्शन कैसे होता है. फ्रॉम this slide we have to discuss about the little things like procurement, inventory control methods and inventory management. मतलब उसको खरीदना, उसको कैसे, उसके मेथड को कैसे कंट्रोल करते हैं, लाइक हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे हम यूज करके, कैसे एनालिसिस करके अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल में, और साथ के साथ उसका मैनेजमेंट कि स्टॉक कितना रह रहा है, कितना एक्सपायर होने वाला है, कितना लॉन्ग चलेगा, कितना सेल हो चुका है. So we have to just discuss about all these things. So start from the procurement, the stock of drug and component which will be used to the fill prescription. तो हमारा जो स्टॉक, जो भी ड्रग है, जो भी कंपोनेंट है, वो क्यों यूज कर रहे हैं, हमारे प्रिस्क्रिप्शन को फिल करने के लिए. फिल करने का इन द सेंस कि जो प्रिस्क्रिप्शन बाय द क्या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, सॉरी रजिस्टर्ड प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिशनर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, उनको डिलीवर करने के लिए जो भी हमें प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो हमारे पास स्टॉक में होता है. ठीक है, उन्हीं का हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं. सो स्टार्ट फ्रॉम द प्रोक्यूरमेंट, इट इन्वॉल्व्स द सोर्सिंग. मतलब ये हमारा सोर्स कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है, एंड ऑब्टेनिंग गुड एंड सर्विस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स टू कैरी ऑन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस. हमारा कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी बिजनेस के लिए रन कराने के लिए हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसे हम एक्सटर्नल सोर्स से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, खरीदते हैं, प्रोक्यूर करते हैं. ठीक है, और उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस ऑफ परचेजर सीक्स टू रिक्वायर good at reasonable price in the quantity at the time of it is required. जब हमें चाहिए, हमें रिक्वायर्ड जब है, हम परचेजर से बात करें और रीजनेबल प्राइस में अपना अच्छा प्रोडक्ट अचीव करें. ठीक है, सो ये हमारा प्रोक्यूर है. हमें फर्स्ट थिंग्स तो देखनी है कि हमारे पास सोर्सिंग क्या क्या है, एक्सटर्नल सोर्स क्या है, दूसरा कि हमारा वेंडर क्या है जो हम जिससे परचेज कर रहे हैं, थर्ड वन इज गुड क्वालिटी. क्वालिटी मेंटेन होती है, हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो हमारा बिजनेस रन करना अपने आप स्टार्ट होता है. ठीक है,
फोर्थ वन इज रीजनेबल प्राइस, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अफोर्डेबिलिटी ज्यादा हाई नहीं होती है, तो रीजनेबल प्राइस में हमारे प्रोडक्ट्स हमारे पास होने चाहिए। अब है स्ट्रेटेजीज ऑफ गुड प्रोक्यूरमेंट। क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं अगर हमें अच्छा प्रोक्यूर करना है? द एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोक्यूरमेंट सिस्टम डिपेंड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ परचेजिंग एजेंसीज। देखो पहले मैंने कहा था कि जो वेंडर्स हैं उन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, एज वेल एज वेंडर्स के साथ साथ जो भी हमारा रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि हमें वो किस टाइप का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, किस रीजनेबल प्राइस में डिलीवर कर रहे हैं और कितने टाइम में कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। सो एजेंसीज टू इंश्योर द फॉलोइंग 7 आवर्स एज पार्ट ऑफ परचेजिंग स्ट्रेटेजी। अब हमारे पास यहाँ 7 आवर का मतलब है 7 आर टर्म्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं गुड प्रोक्यूरमेंट की। सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, राइट क्वालिटी। देखो अभी मैंने बताया कि कोई भी प्रोडक्ट है अगर हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तो वो हमारे बिजनेस एरा के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक। सो फर्स्ट वन इज राइट क्वालिटी। अगर हम अच्छा क्वालिटी कंटेंट या क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं टू द पेशेंट, सो हमारा बिजनेस एरा एज वेल एज हमारा जो ग्रो करने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। सेकेंड वन इज राइट क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी में, लाइक हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास हम प्रोक्यूर कर रहे हैं तो हमारे पास सारी चीज़ों का स्टॉक होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, तो हम उसको उतनी ही क्वांटिटी में ही एक्वायर करें जितना रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा मटेरियल स्टॉक में रख लिया, वो एक्सपायर हो गया, देन हम लॉस में जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना। थर्ड वन इज राइट सोर्स। हमारा जो सोर्स है, अभी मैंने बताया सोर्स, हम कहाँ से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, विच इज टू इम्पोर्टेंट पैरामीटर, ठीक है। हमारा सोर्सिंग क्या है, एक्सटर्नल में हम मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, होलसेलर से ले रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आ रहे हैं, या फिर वेंडर हमारे पास आ रहे हैं, हमने पर्टिकुलर सप्लायर को सेलेक्ट किया हुआ है, तो सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। फोर्थ वन इज राइट प्लेस। जहाँ पे हमें चाहिए वहीं पे हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो। 5 इज राइट टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर हमें इमरजेंसी है, वेंडर्स का काम है हमें एट अ टाइम डिलीवर करना, ठीक है। तो राइट टाइम इज टू इम्पोर्टेंट फिनोमिनन, बिकॉज हमारा अगर राइट टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी भी कुछ अभी नई नई सोर्सिंग चली, जैसे ब्लिंकिट, ठीक है, बिग बास्केट और जोमेटो, स्विगी, तो अगर हमारा टाइम पे प्रोडक्ट नहीं आता है तो हमें बड़ा दिक्कत लगती है ना। सेम हमारे कम्युनिटी फार्मासिस्ट के साथ है, अगर उनका पेशेंट उनके पास खड़ा हुआ है और उनको प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, अगर वेंडर इमरजेंसी में टाइम से डिलीवर नहीं कर रहा है तो फिर वेंडर को हमें डिसमिस करना पड़ता है, हमें नया वेंडर सेलेक्ट करना है। सिक्स्थ वन इज राइट प्राइस। रीजनेबल प्राइस इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट फिनोमिनन, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं करते हैं मेडिसिन को। सो अगर हमारा प्राइस रीजनेबल है, राइट प्राइस है, सो हम अपने पेशेंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नहीं तो इस केस में हमारा बिजनेस ग्रो एरा जो है वो डाउनफॉल में चला जाएगा, ठीक है। राइट 7 वन इज राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हमारा प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है वो बहुत अच्छा वे होना चाहिए, जस्ट बिकॉज जो हमारा प्रोडक्ट है उसके टूटने फूटने के चांसेस, उसके डैमेज होने के चांसेस, स्पॉइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं रखते। तो वी हैव टू चूज अ राइट मोड ऑफ transportation. So these are the 7 R's which require to make a good strategy for the procurement of any pharmaceutical products. Okay,
सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड विच इज मेथड ऑफ प्रोक्यूरमेंट। अब हम देखते हैं मेथड क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से हमें हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और देयर रीजनल सेंटर। देखो पहला हमने देखा हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है हम पहले उससे ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या कंपनी ने अपने जो आउटसोर्स बनाए हुए हैं रीजनल सेंटर बनाए हुए हैं हम वहां से प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। दूसरा है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द होलसेलर और स्टॉकिस्ट। मैन्युफैक्चर के बाद होलसेलर आते हैं, स्टॉकिस्ट आते हैं, तो हम उनसे भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। थर्ड वन इज डायरेक्ट परचेज फ्रॉम रैक जॉबर्स। रैक जॉबर्स जो होते हैं वो हमारे लाइक जो होलसेलर है वही कुछ प्रोडक्ट को अपने डिस्प्ले करके और उन्हीं स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं, ठीक है। फिर है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम बिड्स, लाइक टेंडर से, टेंडरशिप, लाइक हम किसी से टेंडर ले रहे हैं उससे ही हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं वैसे। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम थ्रू कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन, हमने किसी से नेगोशिएट कर लिया भाई हमें ये प्रोडक्ट इतने में चाहिए, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव जो हमारे होते हैं उनसे भी हम परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डीलरशिप होती है ना, हमने उससे भाई कॉन्ट्रैक्ट में इतना ले लिया और हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट में इतना अमाउंट दे दिया और उससे परचेज कर लिया, तो हम ऐसे भी परचेज कर सकते हैं। और एक होते हैं लोकल परचेजर जो हम जैसे एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी वी रिक्वायर्ड अ टाइप ऑफ पर्सन who deliver our product in that particular time, ठीक है, तो हम लोकल परचेजर से भी अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, हम इसे थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे कि हमारे रीजनल सेंटर्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं। सो स्टार्ट डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और देयर रीजनल सेंटर्स is the simplest mode of purchase. It is also most cost effective. देखो ये सिंपलेस्ट इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं रखा। अगर इसके लिए थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ते हैं क्योंकि आउटसोर्सिंग एक एक्सटर्नल सोर्स है और जिसके लिए हमारे पास कॉन्टैक्ट होने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग हब के वाले, ठीक है। लेकिन ये एक सिंपलेस्ट मोड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें किसी होलसेलर से बात नहीं करनी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व नहीं करना, किसी टेंडर्स वाले को, कॉन्ट्रैक्ट वाले को। वी हैव जस्ट सिंपल contact of manufacturing company and then we have to deal with them and require our product and send list to them and they deliver product to us. So it is also most cost effective just because क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है और उनके पास जो भी प्रोडक्ट है वो बल्क में बन रहा है तो वो आपको रीजनेबल प्राइस में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। सेकेंड वन इज डायरेक्ट परचेज फ्रॉम होलसेलर और स्टॉकिस्ट। द होलसेलर प्रेडिक्ट द मार्केट नीड फॉर द फार्मास्यूटिकल आइटम्स। अब होलसेलर क्या बता रहे हैं भाई क्या क्या रिक्वायर्ड हो रहा है इस समय, किस चीज की ज्यादा नीड है। जैसे एक टाइम पे सीजनल डिजीज आती है, किसी को चिकनगुनिया, वायरल मतलब टाइफाइड और आपका वायरल फीवर और आपका निमोनिया, ठीक है। सो आपके जो होलसेलर है उनको पूरे मार्केट का पता है तो वो आपको वही आइटम रिक्वायर्ड करेंगे, बताएंगे, सजेस्ट करेंगे। सो अगर ऐसा कोई आपको सजेस्ट करता है कि भाई ये चलने वाला है, इस टाइम पे ये चलने वाला है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है, तो हम उनसे भी प्रोक्यूर कर सकते हैं। मेड दैम अवेलेबल एट द अप्रोप्रिएट मूवमेंट, अगर वो हमें उनसे उस टाइम पे चाहिए तो वो करवा देते हैं, अवेल करा देते हैं। सो हमारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट है कि हम होलसेलर से और स्टॉकिस्ट से भी परचेज कर सकते हैं। Third one is direct purchase from rag jobbers. Rag jobbers are a type of wholesaler who specialize in a small number of pharmacy item. अभी मैंने जैसा आपको बताया कि वो कुछ स्पेसिफिक आइटम को ही सेलेक्ट करके रखते हैं और उसी को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को वो सेल करते हैं, तो रैक जॉबर्स कहते हैं। हम उनसे भी टाइप ऑफ पर्टिकुलर आइटम परचेज कर सकते हैं। Then purchase from bids. A bids or tender is an offer get given price. It is accomplished by open tendering limit और quotation invitation। देखो quotation invitation मतलब मैंने आपको भेजा
कि मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और उनका वहां से रिप्लाई आता है, वो एक टेंडर ले रहे हैं तो उनको बल्क में जैसे प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे इतने टाइम लिमिट में हम आपको ये डिलीवर कर देंगे या नहीं कर देंगे, है ना। तो हम इनसे भी अपना प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं, प्रोक्यूर कर सकते हैं। फिर है परचेज फ्रॉम थ्रू कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन फ्रॉम बायर्स आस्क अ नंबर ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोवाइडर फॉर प्राइस कोड्स। मतलब हम छोटी छोटी दवाइयों के बारे में रीजनेबल प्राइस में एक कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन पे ले सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. So this is about our next topic, which is inventory control method. Here we includes four type of method of inventory control. First one is ABC analysis, second one is BET analysis, third one is EOQ, fourth one is lead time. So start from the ABC, always better control analysis. So always better control analysis is a strategy of inventory management that access the value of inventory items based on the importance of company. ये एबीसी एनालिसिस क्या है? ये एक टाइप की हमारी स्ट्रेटजी है जिसमें हम देख रहे हैं कि हम अपने जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कंपोनेंट है, जो भी ड्रग है, उसे हमेशा कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं इन अ बेटर वे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो आइटम है उसके बेस्ड पे या उसकी इम्पोर्टेंस के बेस पे हम कंपनी को बता रहे हैं भाई ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है। दे आर रैंक्ड बाय द एबीसी बेस्ड ऑन डिमांड। पहले ही बोला हमें कंपनी से क्या चाहिए, हमारा क्या रिक्वायर्ड है। पहला डिमांड एंड रिस्क डेटा। जो रिस्क डेटा है लाइक हमारा जो इमरजेंसी में ख़त्म हो रहा है या स्टॉक हो रहा है ज़्यादा या एक्सपायर हो रहा है उसका। इन्वेंट्री मैनेजर्स क्लासीफाई आइटम बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया। बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनमें हम IM रखते हैं, ठीक है। The aids business leader in determining which item or service are important to their company financial success. अब हम अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको लीड करने के लिए क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि कौन से टाइप ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर एरिया में और कौन सा आइटम रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए, ठीक है। सो हम अगर ये डिटरमाइन कर लेते हैं हमारे पेशेंट्स को क्या रिक्वायर्ड है और हमारा जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या हमारी रिक्वेशन चल रही है, तो हम अपने बिजनेस को लीड कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज हमने डिटरमाइन कर लिया कि हमें क्या क्या प्रोडक्ट, क्या क्या आइटम डिमांड में रख है यहाँ पे और हमें क्या चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। हमें ये देखना है कि हमारा जो रिस्क में है लाइक जो भी प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर होने वाला है, बल्क में स्टॉक हो रहा है, तो उसको बेटर कंट्रोल कैसे करना है, कैसे उसको रिलीज करना है, या फिर अगर एक्सपायर हो रहा है उससे पहले कंपनी से कैसे कांटेक्ट करना है, भाई हमारे पास बल्क में है अब हम इसका क्या करें। सो वी हैव टू जस्ट एनालिसिस कि हमारे पास आइटम्स की कितनी इम्पोर्टेंस है और कितना हमें अपने पास रखना है, ठीक है। सो इट्स ABC. So from A onwards, expensive inventory. It covers 70% of total budget. देखो A जो है ऑलवेज जो है वो एक्सपेंसिव इन्वेंट्री है, उसमें हमें 70% बजट का अपना लगाना पड़ता है। रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट कंट्रोल, नीड मैक्सिमम फॉलोअप। क्योंकि हमारा बजट का 30% ही हमें मिल रहा है, 70% आइटम पे जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं खरीद के रखना बल्क में, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक होना चाहिए जितना एक्सपायर होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। सो यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा कि हमारा जो भी आइटम है वो हम कंट्रोल में रख रहे हैं या नहीं। सेकेंड वन नेक्स्ट इज नीड मैक्सिमम फॉलोअप।
हमें देखना पड़ेगा, बार बार फॉलोअप लेना पड़ेगा कि पेशेंट इस मेडिसिन को यहाँ पे खरीद रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। या फिर हमें देखेंगे हमारा जो प्रोडक्ट हमारा अभी रखा हुआ है हमारे पास, वो कितना सेल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना बच रहा है, कितना रिमेनिंग में रह रहा है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी एक्सपेंसिव ए जो एनालिसिस है उसे फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड वन इज बी, नीदर कॉस्टली और नॉट चीप इन्वेंट्री। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है ना ज़्यादा चीप है। तो इट कवर्स 20% ऑफ टोटल बजट। ये हमारे बजट का टोटल परसेंट 20 कवर कर रही है। अब देखो इस पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 80% हमें बच रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्ट्रिक्ट मोड तो कंट्रोल नहीं करेंगे, मॉडरेट कंट्रोल करेंगे। हाँ, हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, हम इसे रिलीज करने का ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम एट द एंड उससे पहले थोड़ा कंपनी से डील करते या उनसे बात करके ये देख लेंगे, या फिर उससे पहले ही हम उसको खत्म करने का ट्राई करेंगे। पेरियोडिक फॉलो आप मेक अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द वीकली हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेथड है, यहाँ पे ए वाला जो एक्सपेंसिव है, इसमें हमें डे बाय डे देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ कितना चल रहा है, और 3 डेज पे 2 डेज पे हमें वो पूरा फॉलोअप लेना पड़ेगा। थर्ड वन इज लो कॉस्ट इन्वेंट्री, इट कवर 10% ऑफ टोटल बजट। लाइक जो भारत सरकार वाला जो स्कीम्स है वो हमारे 10% ऑफ टोटल बजट कवर करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने का नीड ही नहीं होता। तो ऑलवेज बेटर कंट्रोल में हमें देखना है जो ए है उस पर हमारा फोकस बहुत डिटरमाइंड होना चाहिए। बी पे थोड़ा कम और सी पे उससे भी कम होगा तो इट इंक्लूडेड। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड which is WED analysis. WED analysis is useful in compiling and maintaining the stock of various type of drug. Various type of drug जो होती हैं उनकी कंपाइलिंग, ठीक है, और उसको मेंटेन करने के लिए जो एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं हम क्या, WED एनालिसिस। सो स्टार्ट फ्रॉम द वी इज वाइटल। वाइटल कैटेगरी included good that we are absolutely necessary to the patient survival and that had to be available at the all time, it necessary for the patient health। V for vital, आप लोगों ने सुना होगा वाइटल, रिवाइटल एक आता है हमारा, है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो पेशेंट की हेल्थ के लिए नेसेसरी होती है उस कैटेगरी में हमारी वो ड्रग्स आती हैं जो पेशेंट के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम बात करें तो हम इस कैटेगरी में कैंसरस ड्रग को रख सकते हैं क्योंकि वो पेशेंट के सर्वाइवल के लिए, वैसे तो सारी ड्रग्स ही हैं बट उसको हम थोड़ा हाइट में रखते हैं, बहुत एक्सट्रीम केस में रखते हैं, ठीक है। तो वाइटल है वो। ई फॉर एसेंशियल, कुछ कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए बड़े एसेंशियल होते हैं तो वी हैव टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। सो ई फॉर एसेंशियल कंटेंट प्रोडक्ट इज विद अ लेसर क्रिटिकल। लेसर क्रिटिकल मतलब वाइटल से लेसर क्रिटिकल है, ठीक है। डिमांड एंड दोज दैट माइट बी प्रोवाइडेड एट द हॉस्पिटल। इसेंशियल प्रोडक्ट्स जो हमें हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए जाते हैं। डी फॉर डिजायरेबल, थर्ड वन इज एट अ ग्रुप ऑफ रिमेनिंग आइटम विच इज द लोएस्ट इम्पोर्टेंस, जिनकी बहुत कम इम्पोर्टेंस है। जैसे पेन किलर्स, देना है तो दो, नहीं देना है फिर भी काम चल जाएगा। whose absence would not endanger the patient health, अगर हमने नहीं दिया तो मरेगा नहीं पेशेंट या उसको और बीमारी नहीं बढ़ेगी, इन डेंजर में नहीं जाएगा। सो डी फॉर डिजायरेबल, अगर डिजायर है तभी ले, अगर नहीं है तो नहीं ले। जैसे हमारी नॉर्मल पेन किलर्स आती हैं जो हमारे बॉडी में कभी बॉडी एक्ट हो या बॉडी एक्ट हेक्टिक हो तो हमें रिक्वायर्ड होती है या डिजायर होती है तो लेते हैं, नहीं तो ठीक है नहीं लिया, स्किप कर दिया, तो टी फॉर डिजायरेबल। सो इट इज WED एनालिसिस, VED, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल।
So thank you so much, dear student. From the next class, we discuss about the next analysis. Thank you so much for listening me.